आज जो है वो हम लोग फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जो है वो इस कोर्स पे शुरू करेंगे विच इज स्टैक। तो एक स्टूडेंट कंफर्म करते हैं आपको स्क्रीन नज़र आ रही है और आवाज़ क्लियर है? यस सर। थैंक यू। अच्छा, तो स्टैक है हमारे पास। लेट अस सी कि हमारे पास रियल लाइफ में व्हेन वी से कि इट्स स्टैक, तो व्हाट डू वी मीन? स्टैक को अगर आप देखें, आपने बहुत सी एग्जांपल्स देखी होंगी। जिस तरह आजकल रमज़ान है, तो आपने देखा होगा अक्सर जो है वो प्लेट्स का स्टैक लगा हुआ होता है, राइट? यू हैव अ स्टैक ऑफ प्लेट्स। तो आपके पास जो है वो प्लेट्स होती हैं। आप जब ओके, इसे उसी तरह बना लेते हैं जिस तरह हम लोग रखते हैं। जब प्लेट्स हम लोग रख रहे होते हैं, लेट्स से 1 बाय 1 हम लोग रख रहे हैं, तो वो हम लोग एक प्लेट रखते हैं, उसके ऊपर दूसरी प्लेट, उसके ऊपर तीसरी प्लेट, उसके ऊपर चौथी प्लेट, उसके ऊपर पांचवी प्लेट, एंड सो ऑन, राइट? तो हमारे पास जो है वो इस तरह प्लेट्स का एक स्टैक बन जाएगा। अब ये बताएं कि इसके अंदर सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने ये प्लेट नंबर 1 रखी थी, या हम लोगों ने प्लेट नंबर 5 सबसे पहले रखी थी स्टैक पे? प्लेट नंबर 1। सर 1। प्लेट नंबर 1। और अब जब हम लोगों ने 1 बाय 1 प्लेट्स को रिमूव करना है, तो हम लोग कौन सी प्लेट को पहले रिमूव करेंगे? पहली प्लेट को पहले निकालेंगे या पांचवी को? लास्ट। 5 को सर। 5 को। पहले वाली को कौन निकालेगा सबसे पहले? क्यू में होता है ना सर? क्यू स्टैक को तो छोड़ दें, अभी तो हम लोग प्लेट्स की बात कर रहे हैं जो शाम को लेक्चर अफ्तारी के लिए हमें बता रहे होते हैं। तो नंबर 1 प्लेट को भी पहले कोई निकालेगा? नो सर, अगर निकालेंगे तो क्या होगा? बाकी गिर जाएंगी। बाकी बचेंगे, और उसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगी सर। ऐसे चलिए, आपने टेक्निकल टर्म जो है वो यूज़ कर ली है। तो उसके बाद डिपेंड करता है कि आपके जो है वो पेरेंट्स के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, उस हिसाब से जो है उसका रिएक्शन होगा। सॉरी, इन एनी केस। सॉरी। अच्छा, तो स्टैक के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है जो स्टैक के ऊपर ऐड होता है, उसे हम लोग सबसे पहले रिमूव करते हैं। इसी तरह हम लोग जब बुक्स के ऊपर काम बुक्स पढ़ रहे होते हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं बुक्स को, तो बुक्स के अंदर भी हम लोग एक बुक रखते हैं, उसके ऊपर दूसरी बुक, उसके ऊपर तीसरी बुक, उसके ऊपर चौथी बुक, राइट? और फिर जब हम लोगों ने 1 बाय 1 बुक्स को रिमूव करना होता है, तो हम लोग नीचे से नहीं खींचते। हम लोग जो है वो ऊपर से जो आखिरी बुक ऐड की होती है वो हम लोग सबसे पहले जो है वो रिमूव करते हैं। तो दीज आर लाइक एग्जांपल्स ऑफ स्टैक्स फ्रॉम रियल लाइफ। अगर हम लोग कंप्यूटर्स में बात करें कि कंप्यूटर्स में स्टैक की क्या एप्लीकेशन है, तो हमारे पास स्टैक जो है वो बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है कंप्यूटर्स में। अगर आपको याद हो, जब आपने नेस्टेड फंक्शंस को तो नहीं, लेकिन अगर आप एक फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन कॉल करें, उसके अंदर से तीसरा फंक्शन कॉल करें, तो फिर आपके पास क्या होता है? लेट्स से आपने फंक्शन एफ कॉल किया, राइट? ये भी आप कॉल किया हुआ है। और इस फंक्शन के अंदर से आप कहीं पे फंक्शन जी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है? और फंक्शन जी की आपके पास जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह की है कि आप जो है उसके अंदर से फंक्शन एच को कॉल कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने लेट से मेन से जो है वो फंक्शन एफ को कॉल किया, एफ ने जी को कॉल किया, जी ने जो है वो एच को कॉल किया। तो आप बेसिकली फंक्शन एफ को कॉल कर रहे हैं, राइट? अब फंक्शन एफ कॉल होगा, फिर फंक्शन एफ फंक्शन जी को कॉल कर रहा है, फंक्शन जी फंक्शन एच को कॉल कर रहा है। तो मुझे बताएं सबसे पहले कौन सा फंक्शन कंप्लीट होगा? जिसकी जो सर एच जिसकी कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा। कंप्लीट हो जाएगी, एच कंप्लीट होगा ना? तो आपके पास जो फंक्शन कॉल हो रहे होते हैं, वन फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन, तो इसके अंदर भी आपके पास बैकएंड पे स्टैक यूज हो रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा होता है फंक्शन कॉल्स के लिए। कि एफ ने जो है वो आपके पास
एफ उस सबसे पहले मेन है, मेन उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी जब तक जो है वो एफ कॉल नहीं हो जाता। एफ जो है वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक जी कंप्लीट नहीं हो जाता, जी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक एच कंप्लीट नहीं हो जाता, उसकी एग्जीक्यूशन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो जाती। जब एग्जीक्यूशन एच की कंप्लीट होगी तो कंट्रोल जी पे जाएगा, ठीक है। जी की जब कंप्लीट हो जाएगी तो कंट्रोल एफ पे जाएगा, एफ की जब कंप्लीट हो जाएगी एग्जीक्यूशन तो कंट्रोल जो है वो मेन पे जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें तो आपके पास एक स्टैक है कि जो फंक्शन सबसे आखिर में कॉल हो रहा है वो सबसे पहले कंप्लीट होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि एक फंक्शन जो है वो आपने पहले कॉल किया, उसने एक और फंक्शन को कॉल किया, पहले वाला फंक्शन उसकी एग्जीक्यूशन पहले कंप्लीट हो जाए, बाद वाला फंक्शन जो है वो बाद में कंप्लीट हो। इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे भी एक स्टैक जो है वो मेंटेन कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कॉल्स के लिए। तो जब भी कोई फंक्शन कॉल हो रही होती है तो वो अपने पास एक स्टैक मेंटेन कर रहा होता है और उसके अंदर वो देख लेता है कि अभी कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ हुआ है, और जब ये फंक्शन जो है इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद में कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। इसके अलावा और हमारे पास इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स which are solved using stack, लेकिन उन प्रॉब्लम्स पे हम लोग जाएंगे जब हम लोग स्टैक के टॉपिक को इम्प्लीमेंट करना देख लेंगे, फिर हम लोग उसकी कुछ प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस जो है वो हम लोग देख लेंगे। तो स्टैक को जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ना, वी हैव लाइक टू सोर्सेस फॉर दिस कोर्स। एक आपके पास टेक्स्ट बुक है, नेल डेल की 6th एडिशन हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा आपके पास जो वो सोर्स है वो आपके पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है जो सी प्लस प्लस के अंदर सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, ऑलमोस्ट सारी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स जो है वो पहले से इम्प्लीमेंटेड है इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, और उसकी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास जो है वो फ़र्क होगा इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर, लाइक देयर आर स्लाइड डिफरेंसेस जो आपकी बुक के अंदर फॉलो हुई भी है अप्रोच और जो एसटीएल के अंदर है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग वही फॉलो करेंगे जो बुक के अंदर इम्प्लीमेंटेशन से मेरा मतलब है कि स्टैक पे कोई एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, कोई पुश करना है तो वो हम लोग किस तरीके से पुश करेंगे स्टैक पे। अब वो पुश का जो कोड है वो हम लोग वही फॉलो करेंगे जिस तरह की टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। लेकिन जो हमारे पास फंक्शंस हैं एक स्टैक के साथ एसोसिएटेड, कौन से फंक्शंस होने चाहिए वो हम लोग वो फॉलो करेंगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने कोड को रिप्लेस करेंगे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के कोड के साथ, दैट मीन्स कि आप अपनी जो आपने क्लास डिफाइन की होगी स्टैक की उसकी डेफिनेशन को रिमूव भी कर देते हैं और उसकी जगह स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से आप इंक्लूड स्टैक कर लेते हैं, तो आपका जो बाकी कोड है यहाँ पर अपने स्टैक को यूज़ किया हुआ है इट वुड नॉट चेंज, ठीक है। तो अगर हम लोग बुक की कन्वेंशन फॉलो करते हैं, जो फंक्शन नेम्स है वो बुक के फॉलो करते हैं, तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा। और इसका फिर ये है कि अभी से आप थोड़ा यूज टू हो जाएंगे कि एसटीएल को जो है वो आपने किस तरीके से जो है वो यूज़ करना है। ओके, व्हाट डू यू थिंक कि हम लोगों ने एक एक स्टैक की क्लास हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है, क्लास स्टैक, और इसके अंदर हमारे पास कुछ मेंबर वेरिएबल्स होंगे, कुछ हमारे पास जो है वो इसके अंदर फंक्शंस होंगे, ठीक है। फंक्शन में आसान चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होगा, ऑफ कोर्स कोई क्लास है, जब भी कोई क्लास है तो उसको हमारे पास उस क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इनिशियलाइजेशन के लिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होता है, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होगा, और फिर हमारे पास जो है वो अगर हम लोगों ने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की है जो हम लोग मोस्ट लाइकली करेंगे, तो हमारे पास एक जो है वो डिस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। और ये तो आसान चीज़ें होंगी जो एक क्लास के साथ ऑफ कोर्स उसका कंस्ट्रक्टर होगा, डिस्ट्रक्टर होगा। अब मुश्किल चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ, ये हमारे पास एक एक स्टैक है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने लेट्स से नंबर्स को ऐड करना है। जिस तरह हमारे पास इसे हम लोग यूज़ किस तरह करेंगे स्टैक की, हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले रहे होंगे इस क्लास की स्टैक एस,
अब स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट्स हम लोगों ने ऐड करने हैं, ठीक है, तो वो हम लोग एलिमेंट्स कैसे ऐड करेंगे? व्हाट डू यू सजेस्ट, उस फंक्शन का क्या नाम होना चाहिए? अरे के जरिए एरे चलें, ये तो ऐड करने से पहले की चीज़ हो जाएगी कि वो वैल्यू स्टोर कहाँ पे होंगी, ठीक है, तो वो हम लोग स्टोर जो है वो लेट्स से कोई एक एरे ले लेते हैं, INT डाटा 10 10 साइज के हम लोग एक एरे ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये लेट्स से डाटा की एरे है, इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू स्टोर होंगी। चलें गुड, कि हमारे पास वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं स्टोर होंगी। अब मुझे ये बताएं कि अब स्टैक का हम लोग कोई फंक्शन कॉल करेंगे ना, एस डॉट समथिंग लेट्स से 5, तो हमारे पास स्टैक के ऊपर जाके 5 जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, इसको हमें क्या कहना चाहिए, इस फंक्शन का क्या नाम रखें? पुश सर सेट डेटा और गेट डेटा से सर डेटा सेट करेंगे सर पहले। सेटअप गेटर्स जो है वो यूजुअली हम लोग क्लास लेवल के ऊपर करते हैं, ठीक है। जब हम लोग सेट करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग उसके अंदर कोई उसके किसी मेंबर वेरिएबल्स को जो है उसकी वैल्यूज जो है वो हम लोग सेट कर रहे हैं। सर इनपुट यहाँ पे डेटा हम लोग सर पुश यूज करेंगे। पुश कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ यूज कर सकते हैं। लेकिन लेट से हम लोग पुश जो है वो यूज कर लेते हैं, पुश का वर्ड यूज कर लेते हैं। जब भी हम लोग कहते हैं एस डॉट पुश 5, तो 5 जाके स्टैक पे ऐड हो जाएगा। एस डॉट पुश 2, तो हमारे पास जो है वो 2 जाके स्टैक के ऊपर ऐड हो जाएगा। एस डॉट पुश 7, तो हमारे पास 7 जो है वो स्टैक पे जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पुश का हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे। देखें ये जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है राइट साइड पे, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट कोड, ठीक है। इसे क्लाइंट कोड भी कहते हैं और इसको ड्राइवर कोड भी कहते हैं, ठीक है। क्लाइंट कोड क्या हमारे पास जो है वो ड्राइवर कोड है। अ, इसके अंदर हम लोग स्टैक की ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो कोड है, ये हमारे पास इसे हम लोग क्या कहेंगे, ADT का कोड कह देते हैं। ये हमारे पास ADT का जो है वो हमारे पास कोड है। तो क्लाइंट कोड हम लोग कहेंगे जहाँ पे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और ADT का कोड है जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हुई हुई है। तो क्लाइंट कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे अपनी स्टैक की ऑब्जेक्ट भी यूज, अपनी स्टैक की क्लास भी यूज कर सकते हैं, और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि STL का अगर स्टैक हम लोग यूज करना चाहें तो STL का स्टैक भी जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चले कमिंग बैक, हम लोगों ने 3 वैल्यूज इसके अंदर पुश कर दी। अब ये हमारे पास किसी एक एरे में जाके स्टोर होगी। वो हमारे पास एक एरे हम लोगों ने ले लिया, अभी फिक्स साइज की ले लिया, विच इज़ नॉट वेरी गुड थिंग। इसके अलावा और हमें क्या चाहिए होगा? लेट्स से स्टोरेज की अगर बात कर लें फंक्शंस पे, तो एक फंक्शन हम लोगों ने देख लिया कि पुश है। अगर हम लोग स्टोरेज की बात करें कि हमारे पास वैल्यू स्टोर किस जगह पे होंगी, तो एक तो हमारे पास एरे हो गई, इसके अलावा और कुछ होना चाहिए? सर जो टॉप इस वक्त चल रहा है, जो टॉप एलिमेंट है उसका हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से साइज पे है। मतलब कि अगर 10 है तो हम्म, वो फर्स्ट वन है या सेकंड वन है, या वो हमें पता होना चाहिए। अच्छा चलो, अगर हम लोग एरे के इंडेक्सेस ले रहे हैं 0 1 2 इस तरह इंडेक्सेस हम लोग ले लें, तो वो तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि अभी हमारे पास जो आखिरी वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स के ऊपर है, यही आपका मतलब था? यस सर। तो हम लोग इसके अंदर एक लेट्स से एक वेरिएबल ले लेते हैं INT n का। उससे पहले हमें वैसे ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास एरे का साइज क्या है, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोगों ने 10 कर दिया, लेकिन हम लोग फिर इसको लेट्स से डायनेमिक रखना चाहें कि यूजर स्पेसिफाई कर सके कि क्या साइज है, तो हमारे पास एक साइज का भी एक वेरिएबल होना चाहिए कि इस एरे, इसका हमारे पास जो है वो एरे का साइज क्या है, ठीक है।
और इसके अलावा हमारे पास ये होना चाहिए कि अभी हमारे पास टॉप पे जो है वो टॉप एलिमेंट जो है वो कौन से इंडेक्स के ऊपर है। तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं एन का। एन के हमारे पास दो पर्पसेस हमारे पास हो जाएंगे, या चलें टॉप ही कह देते हैं इसको। इसको हम लोग टॉप कह देते हैं, ठीक है। मैंने जानबूझ के इनके जो वेरिएबल्स के नाम है वो मैंने कैपिटल में रखे हैं, क्योंकि शायद इसी नाम के हमें जो है वो फंक्शंस भी बनाने पड़े, इस वजह से हम लोगों ने इसके नाम जो है वो हम लोगों ने डायनेमिक रख सॉरी कैपिटल में जो है वो रख लिया। अच्छा, अब अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्टर में आए तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करेंगे? इनिशियलाइजेशन करेंगे सर। इनिशियलाइजेशन करेंगे, वेरी गुड। तो क्या क्या चीज़ें इनिशियलाइज करेंगे? डाटा को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है, उसमें बेशक गार्बेज पड़ा रहे वो ओवरराइट हो जाएगा। साइज को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत है। यस सर। साइज को, यस सर। अच्छा साइज को इस केस में तो हम लोग 10 से इनिशियलाइज कर लेंगे ना, साइज इज इक्वल टू 10। और लेकिन डू यू थिंक कि हम लोगों को 10 साइज का स्टैक लेना चाहिए? मतलब हमेशा हमारे पास एरे का साइज 10 हो। अगर हम लोगों ने 11 एलिमेंट स्टोर करने हैं फिर क्या होगा? अगर एक ही एलिमेंट 5 एलिमेंट स्टोर करते हैं फिर क्या होगा? तो इसका क्या हल है? हम लोग 10 की जगह इसको हम लोग फ्लेक्सिबल किस तरह कर सकते हैं? अरे को एरे स्टैटिक को अभी स्टैटिक यूज स्टैटिक ना है। करें, तो क्या यूज कर लें फिर? डायनामिक। डायनेमिक, तो हम लोग इसको स्टैटिक डाटा कर देते हैं, ठीक है। स्टैटिक डाटा कर देते हैं ताकि हम लोग जो है वो एरे का साइज खुद से डिक्लेयर कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे जिस तरह अगर यूजर जो है वो स्टैक का साइज स्पेसिफाई नहीं करता तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे पास इसके अंदर बेसिकली हमारे पास साइज की वैल्यू हम लोग नहीं स्पेसिफाई कर सकते। तो एक तो तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे कह दें कि जी 10 साइज का स्टैक चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में क्या चेंज आ जाएगी कि हम लोग यहाँ पे INT इन साइज कर देंगे। S कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे हम लोग कर देते हैं साइज इक्वल इज टू इक्वल एस। टू S, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 10 साइज का जो है हमारे पास एक एरे आ जाएगी। और फिर मेमोरी किस तरह लोकेट करेंगे इस एरे के लिए? इसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? मेमोरी डेटा एलोकेट इक्वल करनी। डेटा इक्वल टू हम्म न्यू कीवर्ड इस्तेमाल होगा। इंट न्यू न्यू, इंट साइज। एक्सीलेंट। तो हम लोग इस साइज का जो है वो एक एरे क्रिएट कर लेंगे, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। और टॉप को क्या रखें? हम लोग ये कह रहे हैं कि जब स्टैक के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो और थर्ड एलिमेंट का जो लास्ट इंसर्ट किया उसका इंडेक्स अगर 2 है तो टॉप हम लोगों ने कहा कि इसके अंदर 2 वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमारे पास स्टैक में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो फिर हमारे पास टॉप की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सब माइनस में रख लें। एक्सीलेंट। अगर 0 रखते हैं तो फिर हमारे पास वो फ़र्क करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा ना, कि व्हाट डू वी मीन बाय 0, कि अभी स्टैक में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ या जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ, वो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना। तो हम लोग टॉप को जो है वो इनिशियली -1 पे रख लेते हैं कि जब स्टैक खाली है तो टॉप के अंदर हमारे पास -1 पड़ा होगा, तो हम लोग इसको कह देते हैं टॉप इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो दिस शुड वर्क। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे एक और स्टैक ले लेते हैं, स्टैक P, ठीक है। और उससे हम लोग उसका साइज स्पेसिफाई नहीं करते तो क्या हमारे पास कोई मसला होगा? एरर देगा ये। इसके लिए क्योंकि हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है ना। तो इसका एक हल तो ये है कि हम लोग एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लें जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। दूसरा हल हमारे पास ये है कि यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ कर लें, ठीक है। तो S इज इक्वल टू हम लोग 10 कह देते हैं कि अगर यूज़र स्टैक का साइज स्पेसिफाई नहीं करता तो 10 साइज का स्टैक हमारे पास क्रिएट हो जाए। और अगर वो साइज स्पेसिफाई कर देता है तो उस साइज
का स्टैक जो हम लोग करेंगे 10 कर लें, इसको 100 कह लें, 100 करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, एस 10 जब हम लोग करेंगे तो एस के अंदर जो है वो 100 की बजाय क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। साइज में हम लोग 10 कर लेंगे और 100 साइज 10 साइज के हम लोग एरे क्रिएट करेंगे, टॉप में -1 आ जाएगा। और टी के केस में क्या होगा, टी के केस में एस की वैल्यू क्या होगी, सर 100 होगी सर। 100 होगी। अब क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया ना, आगे पैरामीटर के तौर पे स्पेसिफाई नहीं किया, तो अब टी की जो हमारे पास टी के अगेंस्ट जो एस में वैल्यू आ जाएगी वो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, डिफॉल्ट पैरामीटर आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी और सर, एक जी बेटे, सर ये टॉप की वैल्यू -1 क्यों है? ये एक दफा दोबारा समझा दें। अच्छा चलें इस चीज़ पे आते हैं। मुझे ये बता दें कि स्टैक, जिसने अभी तक आंसर नहीं किया वो स्टूडेंट बताते हैं कि स्टैक यू हम लोग 20 करते हैं तो एस के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा सर। वेरी गुड, 20 आ 20 आ जाएगा सर। जाएगा, ठीक है। नीचे पे साइज में भी 20 चला जाएगा, एरे भी 20 साइज की होगी। तो इस तरह हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर को यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो यूज़ हो जाएगी, अगर स्पेसिफाई नहीं करते तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो यूज़ हो जाएगी। अच्छा जी, टॉप का हम लोगों ने ये कहा था कि स्टैक के अंदर जब हम लोग कोई वैल्यूज डालते हैं, जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज डाली 5 2 7, तो जब हम लोगों ने 5 को इंसर्ट किया तो हम लोग कहते हैं कि टॉप जो है वो हमारे पास उसके अंदर 0 आ जाएगा, ये अभी टॉप मोस्ट वैल्यू इंडेक्स 0 पे है, ठीक है। फिर जब 2 डालेंगे तो फिर हमारे पास टॉप जो है वो हमारे पास इंडेक्स 1 हो जाएगा, कि टॉप मोस्ट वैल्यू जो है वो इंडेक्स 1 पे है। फिर जब हम लोग 7 इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास टॉप जो है वो 2 हो जाएगा, टॉप के अंदर 2 हो जाएगा, कि अभी स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू जो है वो इंडेक्स 2 पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट टू लाइक नो कि अभी हमारे पास स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट वैल्यू किस जगह पे पड़ी हुई है। तो जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे अगर 0 रखते हैं तो वो फिर हमारे पास उस चीज़ से कन्फ्यूजन हो जाएगी कि जब स्टैक के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 0 इंडेक्स पे होगा, और अगर हम लोग इसे इनिशियलाइज भी 0 से कर देते हैं टॉप को तो वो कन्फ्यूजन सी हो जाएगी ना। तो जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी है तो उसे हम लोग 0 -1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। कभी स्टैक में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और जैसी स्टैक में पहली वैल्यू आएगी तो हम लोग उसको टॉप को जो है वो हम लोग उसके अंदर उसका इंडेक्स स्टोर करवा दें। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ों का जो है वो हम लोगों ने ख्याल रखना है। आपने जब भी कोई पैरामीटर लेना है, ये इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू डाटा स्ट्रक्चर्स, बट यही कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, जहाँ पे भी आप सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होगा। जब आप कोई फंक्शन का पैरामीटर ले रहे हैं, जिस तरह इस केस में एस ले रहे हैं, जो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है, और उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर रहे इन द फंक्शन, यहाँ पे आप उसकी एस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, आप जस्ट उसे रीड कर रहे हैं, उसे चेंज नहीं कर रहे, तो यू विल मेक इट कॉन्स्ट, ठीक है। आपने इसको कॉन्स्ट कर देना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये इसके बगैर भी आपके पास कोड चल जाएगा, सही चलेगा, लेकिन दीज आर स्मॉल थिंग्स विच विल मेक यू अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर, अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये कॉन्स्ट लगाने से क्या होगा कि आपने कहीं एक्सीडेंटली यहाँ पे डीबगिंग करते हुए एस की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है, और उसे आप फिर वापस ठीक करना भूल गए, तो आपके पास जब आप इस कोड को डिप्लॉय कर देंगे, प्रोडक्ट के अंदर ले जाएंगे, तो वहाँ पे आपके पास वो जो फॉल्टी कोड है वो चला जाएगा। उसके मुकाबले में जब आपने यहाँ पे कॉन्स्ट किया होगा और यहाँ पे एस की वैल्यू आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा कि आप एस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, आपके पास प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आप एक अलग से एक पेज बना लें, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स जो है वो आप अ, लिख लें, पेज एक्स्ट्रा से आप बुक के नोटबुक के एंड पे या साइड पे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आप लिख लें, उसके अंदर आप ये पहला पॉइंट ये लिख लें कि जब भी किसी पैरामीटर की वैल्यू फंक्शन में चेंज नहीं होगी तो उसे हम लोग कॉन्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, डिस्ट्रक्टर में क्या होगा बेटा मेरे पास, एम्प्टी होगा सर, बस कुछ जस्ट भी नहीं कॉल करेंगे करेंगे। डिस्ट्रक्टर में,
एक आप और एक और चीज़ आप अपने जहन में लिख लें अपने पास कि जब भी आपने न्यू यूज़ करना है, या अगर आपने एमअलॉक यूज़ किया हुआ मेमोरी एलोकेशन सी का जो सिंटैक्स है मेमोरी एलोकेशन का, फॉर एवरी न्यू स्टेटमेंट देयर शुड बी अ डिलीट स्टेटमेंट। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्रामिंग का एक जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि इसके अंदर मेमोरी आपको खुद मैनेज करनी पड़ती है। जावा में नहीं करनी पड़ती, सी शार्प में नहीं करनी पड़ती, पाइथन में नहीं करनी पड़ती, बहुत सी लैंग्वेजेस में, ज़्यादातर लैंग्वेजेस में आपको मेमोरी खुद मैनेज नहीं करनी पड़ती। अगर आपने कोई मेमोरी एलोकेट की है और उससे आप फ्री नहीं करवाते, तो उस लैंग्वेज के अंदर एक गार्बेज कलेक्टर होगा, वो गार्बेज कलेक्टर उस मेमोरी को फ्री कर देगा। लेकिन देयर इज़ नो गार्बेज कलेक्टर इन सी प्लस प्लस। इसका क्या मतलब है कि जितनी भी आपने मेमोरी एलोकेट की है वो आपको खुद से डीएलोकेट करनी पड़ेगी। जो स्टैटिक मेमोरी होती है वो आपको डीएलोकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो कंपाइलर जो है वो उसका उसका कोड लिख देता है कि जैसे ही आपके पास उसका स्कोप ख़त्म होता है तो आपके पास वो मेमोरी जो है वो फ्री हो जाए। लेकिन जहाँ पे भी आपने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की है तो आपको खुद से डीएलोकेट करनी पड़ेगी। तो जब भी आप न्यू लिखें तो इसके साथ आप एक कमेंट लिखते हैं, टू डू फ्री मेमोरी, फ्री इट। ठीक है, फ्री फ्री डाटा। टू डू से क्या होगा, आपको एक पता लग जाएगा कि आपने जो है वो इसको अभी फ्री करना है। ठीक है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में जब हम लोग मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो इसको हम लोग डिस्ट्रक्टर के अंदर फ्री करेंगे। और फ्री किस तरह करेंगे, डिलीट, क्योंकि एरे है हमारे पास तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, और डाटा। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये जो मेमोरी एलोकेट की हुई थी फ्री हो गई है। अब जब आपने ये स्टेटमेंट लिख दी डिलीट डाटा, तो आप इस कमेंट को रिमूव कर देंगे कि आपने इसको यहाँ पे फ्री करना था। पहले तो देख लें कि फ्री कहाँ पे होगी। ठीक है, फ्री डाटा इन इन डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर में आपके पास फ्री हो गया। अब डिस्ट्रक्टर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप इसको जो है वो अपने कोड से आप इस कमेंट को हटा दें। इसका फायदा क्या होगा, हो सकता मेमोरी है कि लीक आप मेमोरी लीक नहीं होगी ऑफ कोर्स, लेकिन ये कमेंट लिखने का क्या फायदा होगा। बाद में हम मतलब भूल जाता है तो भूलेंगे नहीं। एक्सीलेंट। हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्टर के बाद जो है वो पुश पॉप के फंक्शंस पे आप चले गए, दूसरे फंक्शंस पे चले गए और आप डिस्ट्रक्टर लिखना ही भूल गए। ठीक है, आपके पास सी कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा कि आपने इसका डिस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट नहीं किया, आप डिस्ट्रक्टर लिखना ही भूल गए। तो उस केस में जब आपने कमेंट लिखा होगा तो आपके पास एक मरतबा आप कोड को डिप्लॉय करने से पहले, इसे फाइनली यूज़ करने से पहले आप देख लेंगे इसके अंदर कोई रिमेनिंग चीज़ तो नहीं रह गई। वो जब आप देखेंगे कि टू डू पड़ा हुआ है तो आप देखेंगे हाँ इसका डिस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट नहीं किया, फौरन आप डिस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो व्हेनेवर यू यूज़ द न्यू स्टेटमेंट, यू राइट अ कमेंट विद टू डू कि आपने जो है वो इसकी मेमोरी फ्री करनी है, साथ लिखते हैं कि किस जगह पे फ्री करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप उसको उसके फ्री करने के कोड को आप इम्प्लीमेंट कर लें तो फिर आप उसको जो है रिमूव कर दें उस कमेंट को। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये हमारे पास फंक्शंस आके कंस्ट्रक्टर हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया। अब लेट से हम लोग एडीटी के फंक्शन पे आते हैं विच इज पुश। हम लोग पुश के फंक्शन पे कहाँ से आएंगे, पुश हम लोग क्यों रख रहे हैं, हम लोग इंसर्ट क्यों नहीं रख रहे, हम लोग ऐड क्यों नहीं रख रहे, हम लोग कोई और जो है वो फंक्शन क्यों नहीं रख रहे। तो इसकी वजह ये है कि हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर जो बिल्ट इन स्टैक है, जो इसकी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है, वो हम लोग जो है उसके फंक्शंस को यूज़ करें। तो आप cpp-reference.com पे जाएंगे तो यहाँ पे सी प्लस प्लस की डॉक्यूमेंटेशन है। एज सच सी प्लस प्लस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे भी नहीं अवेलेबल, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। उसका आपको MSDN के अंदर वो चीज़ मिल जाएगी, लिनक्स के अंदर इसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन है। वो एज सच वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत अच्छी अवेलेबल है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं है इस तरह कि आपके पास एक सेंट्रल पॉइंट हो जहाँ पे ऑनलाइन हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे एक दो वेबसाइट्स है, जैसे CPP रेफरेंस है और c++.com है, उसके ऊपर इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो गिवन है। और इसके अंदर जो फंक्शंस हैं उसका
उसके वर्जन्स भी बताए हुए हैं कि ये फंक्शन जो है वो किस वर्जन के अंदर जो है वो सपोर्टेड है। तो इसके अंदर थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म को यूज़ करता है। ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जो स्टैक है वो आपके पास बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे चल रहा होता है कि जो चीज़ लास्ट में एंटर हुई है वो आपके पास फर्स्ट जो है वो पहले बाहर निकलेगी। तो दिस इज कॉल्ड LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले सबसे आखिर में जो ऐड हुआ है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इट विल गेट आउट फर्स्ट, राइट? सो इट यूजेस द LIFO मैकेनिज्म। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं, तो इसकी हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। इसके अंदर फिर जो फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शंस वो गिवन है, कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर आपके पास एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए टॉप है, कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, इस पे आएंगे हम लोग, सारे फंक्शंस पे आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पुश दिया हुआ है स्मॉल p, राइट? अगर आप अपनी बुक के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी पुश का फंक्शन है, लेकिन वो कैपिटल P के साथ है। देयर इज अ रीजन कि बुक के अंदर क्यों कैपिटल लेटर्स यूज किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपके पास स्मॉल p के साथ है। इनफैक्ट STL के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो केमल केस के अंदर नहीं है, या केमल केस के अंदर नहीं है, वो बेसिकली जो है वो आपके पास स्मॉल केस के अंदर ही है। तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास दो वर्ड्स कंबाइन हो रहे हैं तो वो आपके पास जो है वो अंडरस्कोर से जो है वो सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे जैसा ये पुश रेंज का फंक्शन है, इसके आगे आपको लिखा हुआ है कि ये C++ का जो 23 का वर्जन है, C++ के भी वर्जन्स होते हैं ना, जैसा 2011 का है ये मशहूर है, फिर आपके पास 2017 का है, 2021 का है, 2023 का है। तो जिस C++ के वर्जन के अंदर इसकी सपोर्ट आई है, इस फंक्शन की सपोर्ट आई है, वो इस डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। जैसे एम्प्लेस का फंक्शन है, ये 2011 में आया, स्वैप का फंक्शन 2011 के वर्जन में आया, पुश रेंज 2023 में आया। तो ये भी आपको हेल्प आउट करेगा कि आपके पास जो है वो एक आप लेटेस्ट आप देख सकते हैं कि नए कौन से फीचर्स हैं जो आपके पास C++ के अंदर है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पुश का फंक्शन दिया हुआ है तो इस वजह से हम लोग यही नाम रखेंगे पुश का। इसके हम लोग सारी की सारी ओवरलोडेड केसेस पे नहीं जाएंगे, हम लोग इसके अंदर जो है वो बेसिकली एक, अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर एक वैल्यू जो है वो हमारे पास पुश हो रही है, ठीक है? और दैट्स इट, हम लोग इसके एक ही फंक्शन ओवरलोडेड एक ही इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाएंगे, जो फर्स्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन है जहाँ पे वैल्यू को हम लोग स्टैक में जो है पुश कर रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर कोड। तो पुश को हम लोगों ने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो इसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, वॉइड पुश। यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू जो है वो पुश कर रहे होंगे, इंटीजर टाइप का हमारे पास डाटा है, तो हम लोग इसको जो है वो int वैल या v हम लोग इसके अंदर पुश कर रहे होंगे, ठीक है, int v। और दैट्स इट। इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पे जाके स्टोर करेंगे? इस पुश के कोड को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सर जो वी अरे है वो डेटा में स्टोर होती रहेगी। डाटा में स्टोर होगी, एक्सीलेंट। किस इंडेक्स पे? 0 सो टॉप जीरो प्लस इंडेक्स 1। पे। टॉप +1 पे, 0 पे, दोनों चीजें सही हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 इंडेक्स पे जाके स्टोर होगी, विच वुड बी टॉप +1। अगर 0 कर देते हैं तो हम लोग सिर्फ सारी वैल्यूज जो भी, जब भी पुश का फंक्शन कॉल करेंगे तो 5 भी 0 इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा, 2 भी 0 इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा, 7 भी 0 इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा। तो अगर हम लोग इसको जनरलाइज करना चाहें कि फर्स्ट वैल्यू 0 इंडेक्स पे स्टोर हो, दूसरी इंडेक्स 1 पे, तीसरी इंडेक्स 2 पे, तो उससे क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? लूप फॉर चलाएंगे। लूप करेंगे। 1 एट अ टाइम। जी, पर लूप चलाएंगे सर। लूप में क्या करेंगे? एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो लूप में क्या करेंगे?
सर पहले टॉप में इंक्रीमेंट कर लें अच्छा फिर और फिर डाटा और मतलब टॉप टॉप के इंडेक्स पे एंटर कर दें डाटा को। अच्छा लूप हम लोग तब करते हैं जब हम लोग ने सारी की सारी वैल्यूज पर इटरेट करना है ना, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक हमें इटरेट करने की ज़रूरत है। हमें जिस तरह टॉप के अंदर इनिशियली -1 स्टोर हुआ हुआ जो कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने -1 स्टोर किया था, तो यहाँ पे हम लोग आई थिंक सिर्फ टॉप के अंदर अगर हम लोग इंक्रीमेंट कर दें, टॉप को 0 कर दें और उसके अंदर हम लोग इस वैल्यू को स्टोर करा दें, तो दैट शुड बी फाइन। एक स्टूडेंट ने कहा था कि टॉप +1 पे वैल्यू को स्टोर करा देंगे, दैट वुड आल्सो बी फाइन। यू कैन राइट लाइक डाटा top +1 इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू हम लोग उधर स्टोर करा देते हैं, या फिर और फिर उसके बाद टॉप को प्लस प्लस कर दें, या फिर हम लोग कर सकते हैं कि टॉप को पहले प्लस प्लस कर दें। हमारे पास दो comments हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग पहले टॉप प्लस प्लस कर दें और फिर उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू स्टोर करा दें, तो ये दोनों दोनों अप्रोचेस ठीक होंगी। ठीक है, दैट्स इट। कि जब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आई पुश एस डॉट पुश 5 किया तो टॉप की वैल्यू हमारे पास -1 थी, टॉप प्लस प्लस किया टॉप 0 हो गया और उस इंडेक्स पे जाके हम लोगों ने 5 स्टोर करा दिया। अब फिर सेकंड टाइम हम लोगों ने वैल्यू स्टैक पे पुश करानी है एस डॉट पुश 2, तो हमारे पास टॉप प्लस प्लस होगा, दैट मीन्स टॉप के अंदर जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा और इंडेक्स 1 पे जाके हम लोग 2 स्टोर करा देते हैं। फिर हम लोग एस डॉट पुश 7 करते हैं तो फिर हमारे पास टॉप प्लस प्लस होगा और इंडेक्स 2 पे जाके हम लोग 7 को जो है वो स्टोर करवा देते हैं। ठीक है बेटे, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं करना चाहिए। सर टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहिए सर, वो वो तो कमेंट में किया लिखा हुआ है ना, वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हिसाब से ना भी करें तो वो तो फंक्शनैलिटी के हिसाब से हमें करना पड़ेगा, राइट? तो या तो हम लोग ये अप्रोच यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक है, या ये अप्रोच यूज कर लेते हैं, ये भी हमारे पास ठीक है। ये दोनों सर अप्रोचेस ठीक है। इंटीजर वी को कांस्टेंट कर लें क्योंकि चेंज तो कर नहीं रहे हम उसको। एक्सीलेंट, ये आपने छोटी सी चीजें ये आपने अपने जहन में रखनी है, आपने अपनी हैबिट बना लेनी है इन प्रैक्टिसेस को। ठीक है, तो whenever a parameter is not changed in the function you will make it const, you will always make it const। ठीक है, और एक और चीज कि अब जब आप const int b करते हैं और const int %b करते हैं तो इन दोनों में क्या फ़र्क होगा? जब एम्परसेंड नहीं लगाते तो जब आपने s डॉट पुश 5 किया, बेसिकली आपके पास ये 5 जो है इसकी एक कॉपी क्रिएट होगी v की, मतलब v की अलग मेमोरी होगी, ये जो कांस्टेंट है ये आपके पास किसी और जगह पे पड़ा होगा, आपके पास ये फिर इस जगह पे कॉपी होगा। जब आप एम्परसेंड लगा देते हैं तो इसका मतलब आप ये वैल्यू बाय रेफरेंस ले रहे हैं। वैल्यू जब आप बाय रेफरेंस ले रहे होंगे तो इसका मतलब है कि ये 5 और ये v जो ये सेम मेमोरी यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो v भी उसी जगह को पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे एक्चुअली ये 5 पड़ा हुआ है, तो आपके पास मेमोरी अलग से लोकेट नहीं होगी। इंटीजर के अंदर आपको इसका फ़ायदा इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन लेट्स से आप इंटीजर नहीं, आप कोई पर्सन्स या बुक्स की इंफॉर्मेशन है, पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी ऑब्जेक्ट है जो आप स्टैक पे डाल रहे हैं, तो उस सूरत में जब आप एम्परसेंड यूज़ नहीं करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट होगी, राइट? और वो जो कॉपी है वो क्रिएट होने में आपके कुछ ना कुछ आपके सीपीयू के साइकिल्स लगेंगे। उन साइकिल्स को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एम्परसेंड यूज़ कर लेते हैं। एम्परसेंड यूज़ करने से आपके पास अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं होगी, आपके पास अलग से मेमोरी यूज़ नहीं होगी, वो जो एग्जिस्टिंग मेमोरी जिसमें पहले से डाटा पड़ा हुआ है वही मेमोरी आप यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो दो चीज़ें हमारे पास हो गई इसके अंदर, एक कॉन्स्ट आ गया हमारे पास ताकि हम लोग एक्सीडेंटली वैल्यू को चेंज ना करें, और दूसरा हमारे पास जो है वो एम्परसेंड बी आ गया, ताकि हम लोगों के पास जो है वो एडिशनल खाम मेमोरी जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ ना हो, उसी मेमोरी को हम लोग जो पहले जहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है उसी को हम लोग यूज़ करें।
ओके, अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम लोग STL की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट एक्सेस है टॉप, एक्सेस इज द टॉप एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक फंक्शन है जो हमारे पास टॉप एलिमेंट की वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। तो इस पे अगर हम लोग आए तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, अगर हम लोग STL के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक वैल्यू, इट मस्ट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो जो लास्ट आपके पास एलिमेंट है वो आपके पास जो है वो रिटर्न कर देता है। तो इस या टॉप पे जो एलिमेंट है वो आपके पास रिटर्न कर देता है। तो इसकी हम लोग, क्योंकि स्टैक में हमारे पास अभी सिर्फ इंटीजर वैल्यूज हैं, तो हम लोग int टॉप लिखते हैं। ठीक है, और इसका पैरामीटर कोई नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेट से int p करते हैं well, या टॉप वैल्यू करते हैं tval इज इक्वल टू s डॉट टॉप। तो अभी tval इज इक्वल टू s डॉट टॉप लिखेंगे तो tval में क्या आ जाना चाहिए, टॉप वैल्यू टॉप 7 की वैल्यू 7 आ जाना चाहिए। तो दिस फंक्शन टॉप फंक्शन शुड रिटर्न 7 इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो यहाँ पे बताएं कि क्या इसका कोड क्या होगा। so return data top एक्सीलेंट, रिटर्न डेटा। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि जो भी टॉप पे वैल्यू है, जिस तरह अगर हमारे पास टॉप पे 7 पड़ा हुआ है तो टॉप इंडेक्स 2 होगा, इंडेक्स 2 पे 7 पड़ा हुआ है तो वो वैल्यू हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डेटा टॉप। ये क्लियर है सबको? अच्छा, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक और प्रिंसिपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये कि जब आपके पास किसी फंक्शन के अंदर कोई मेंबर वेरिएबल चेंज ना हो, इसके अंदर कोई मेंबर, अच्छा चलें पहले उससे पहले अपने पुश में कौन से मेंबर वेरिएबल चेंज हो रहे हैं? कोई भी नहीं हो रहा सर। कोई भी नहीं हो सर रहा। top टॉप में change हो रहा है। इंक्रीमेंट हो रहा है, टॉप प्लस प्लस टॉप मेंबर वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। और डाटा चेंज हो रहा है, राइट, डाटा के इंडेक्स टॉप पे जाके हम लोग वैल्यू जो है स्टोर करवा रहे हैं। 2 मेंबर वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। टॉप के अंदर कितने मेंबर वेरिएबल चेंज हो रहे हैं? सर कोई भी नहीं हो रहा। कोई भी नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल आप डिबगिंग करते हुए यहाँ पे लिख देते हैं साइज इज इक्वल टू 10 डिबगिंग के लिए। ठीक है, फॉर वट एवर रीजन आप कुछ डिबग कर रहे थे, आपने यहाँ पे साइज इक्वल टू 10 कर दिया। अब आपने ये कोड टेस्ट किया, 5-6 वैल्यूज इंसर्ट करके देखी, आपने टॉप पे देखा क्या पड़ा हुआ है, आगे सही काम करता, आपने इसे डिप्लॉय कर दिया। अब जैसे आपने डिप्लॉय किया तो आपको पता चला कि जी प्रोग्राम क्रैश कर रहा है, आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर रहा है। और मतलब उस टाइम पे डिप्लॉय करने के बाद अगर कोई बग आता है तो दैट इज़ लाइक वेरी एम्बैरेसिंग, और उसके बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपने तो डिबगिंग के लिए एक स्टेटमेंट लिख दी, और जो आपने 10 वैल्यू स्टैक में इंसर्ट 5-6 वैल्यूज इंसर्ट करके देखी थी, उससे इसकी फंक्शनलिटी पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इसे डिप्लॉय करेंगे 10 से ज़्यादा वैल्यूज इंसर्ट होंगी तो आपके पास प्रोग्राम जो है वो आपके पास सही काम नहीं करेगा, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है वो शो करेगा। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब आपको पता है एक फंक्शन के अंदर कोई मेंबर वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, इस क्लास के कितने मेंबर वेरिएबल्स हैं, डाटा है, साइज है, टॉप है, ये 3 मेंबर वेरिएबल्स हैं। तो जब आपके पास कोई मेंबर वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा किसी फंक्शन के अंदर, किसी क्लास मेंबर के अंदर, तो आप वहाँ पे उस फंक्शन के नेम के बाहर कॉन्स्ट लगा देंगे। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे, बेसिकली पैरामीटर से क्लोज हो रहे हैं उसके बाद, और कर्ली ब्रैकेट शुरू होने से पहले आप कॉन्स्ट लगा देंगे। अब यहाँ पे जब आप कॉन्स्ट लिखेंगे और जब आप ये स्टेटमेंट देंगे साइज इज इक्वल टू 10, तो आपके पास एरर आ जाएगा।
कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा कि आपने से कॉन्स्ट किया हुआ और इसके अंदर कोई मेंबर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। ये बात समझ आ गई कि फंक्शन नेम के बाद जो कॉन्स्ट लगाते हैं उससे क्या होता है? यस सर। You kind of make this function read only function, right? This becomes a read only function कि इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो मेंबर वेरिएबल वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपके पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्टूडेंट मुझे बताते जिसने अभी तक आंसर नहीं किया हुआ है, पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, ये कॉन्स्ट को हम लोग फंक्शन नेम के बाद कॉन्स्ट क्यों यूज करते हैं, इसका क्या फायदा होता है? सर इसमें अगर हम कोई भी वैल्यू मॉडिफाई करते हैं तो वो कंपाइल टाइम एरर देगा। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ int x और x इज इक्वल टू 5 तो एरर आएगा? नो सर इस पे नहीं आएगा। फिर किन वैल्यूज को मॉडिफाई करने का एरर आएगा? सर जो यूज की हुई है ना उनमें आएगा। जो यूज की हुई उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर वेरिएबल। यस सर, ये हमारे मेंबर पास मेंबर वेरिएबल्स। वेरिएबल। यस ठीक सर। है, तो अगर मेंबर वेरिएबल्स में साइज से हम लोग को किसी को चेंज करते हैं, डाटा को चेंज करते हैं, साइज को, टॉप को, तो हमारे पास कंपाइल फिर टाइम जो है एरर आ वो जाएगा। कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। एक्सीलेंट, ठीक है। तो यस इससे सर। हमारे पास एरर नहीं आएगा। कोई लोकल वेरिएबल्स आप ले सकते हैं, उनकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं, उससे एरर नहीं आएगा। लेकिन आपके पास जो है वो जैसे ही आप किसी मेंबर वेरिएबल को चेंज करेंगे तो उस तब आपके पास एरर आएगा। लोकल वेरिएबल्स को चेंज करने से एरर नहीं आएगा। ठीक हो गया बेटे? अच्छा, अब हम लोगों ने स्टैक से एक स्टैक में कुछ वैल्यूज पुश की, फिर उसके अंदर जो टॉप मोस्ट वैल्यू थी वो हम लोगों ने जो है वो गेट कर ली। और व्हाट एल्स, हम लोगों को स्टैक से वैल्यूज रिमूव भी तो करनी है ना, तो रिमूव के लिए फिर हम लोग कौन सा फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेंगे? पॉप का। पॉप का। तो हम लोग ये कह देते हैं एस डॉट पॉप। तो एस डॉट पॉप का फंक्शन बेसिकली रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, ये सिर्फ जो टॉप मोस्ट वैल्यू है उसे स्टैक से रिमूव कर रहा है। तो जब हम लोग टॉप मोस्ट वैल्यू जैसे 7 था उसे स्टैक से रिमूव करेंगे तो क्या चेंज आनी चाहिए स्टैक में? आपको ये पता है कि एरे का कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, पूरी की पूरी एरे डिलीट करेंगे ना जैसा डिस्ट्रक्टर में कर रहे हैं, लेकिन एरे के अंदर से एक एलिमेंट जाके डिलीट नहीं कर सकते वन डायमेंशनल एरे में से। तो यहाँ पे फिर क्या करें हम लोग? तो टॉप में डिक्रीमेंट कर देंगे। टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो टॉप में जब हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे तो टॉप की वैल्यू एक स्टेप जो है वो नीचे चली जाएगी, जैसे टॉप के अंदर 2 था तो फिर टॉप के अंदर जो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग टॉप की वैल्यू गेट करते हैं, लेट्स से एस डॉट टॉप, तो अब क्या डिस्प्ले होगा? 2 होगा सर। 2 होगा क्योंकि स्टैक के टॉप पे 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, 7 किधर जाएगा? सर वो गार्बेज वैल्यू हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम हम पुश करेंगे तो वो ओवर रिडन हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा। ओवरराइट हो जाएगा। तो ये इट वुड बिकम गार्बेज बिकॉज this garbage was meaningful in at some time, so such in such scenario such garbage is called logical garbage। क्या कहते हैं? लॉजिकल गार्बेज। कि आपके पास जो है वो किसी वक्त तो ये एक सेंसिबल चीज थी, लॉजिकल चीज थी, लेकिन अब जो है वो इट हैज बिकम लॉजिकल गार्बेज, इट कैन बी ओवर रिटन ना। तो इसको हम लोग ऐसी वैल्यू जो पहले हमारे पास मीनिंगफुल वैल्यूज होती हैं लेकिन बाद में हम लोग उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको उनको ओवरराइट कर देते हैं, तो ऐसे गार्बेज को हम लोग लॉजिकल गार्बेज कहेंगे। यहाँ पे भी तो गार्बेज था जब हम लोगों ने डाटा इज इक्वल टू न्यू INT साइज किया था, तो ये भी तो गार्बेज था ना, डाटा सारे का सारा गार्बेज से भरा हुआ था। उसे हम लोग लॉजिकल गार्बेज नहीं कहेंगे क्योंकि वो मेमोरी में उस टाइम पे रैम में जो कुछ भी पड़ा हुआ था वो डाटा का पार्ट बन गया। ठीक है, तो दैट वाज प्योरली गार्बेज। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 7 पहले एक मीनिंगफुल चीज थी, अब उसकी सेंस नहीं रही, तो ये आपके पास जो है वो लॉजिकल गार्बेज होगा। ओके, कमिंग बैक टू द इम्प्लीमेंटेशन, हमारे पास void
पॉप हो जाएगा, कोई पैरामीटर नहीं लेगा। इसको कॉन्स्ट करेंगे या नहीं करेंगे, रीड ओनली फंक्शन बनाएंगे या नहीं? नो सर। क्यों? नो सर, सर नहीं क्योंकि वो बनाएंगे। टॉप की वैल्यू को चेंज टॉप कर की रहा है। वैल्यू चेंज होगी ना एक्सीलेंट। इसका मुझे जल्दी से कोड भी लिखवा दें। सर। टॉप माइनस माइनस, टॉप माइनस माइनस, बस। बस सर। तो ये हमारे पास जो है वो टॉप का फंक्शन हो गया, पॉप का फंक्शन हो गया, पुश का फंक्शन हो गया। ये 3 फंक्शंस हो गए हमारे पास। अब हम लोगों ने स्टैक से रिलेटेड कुछ हमें इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि जब तक हमारे पास स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक हम लोग जो है वो इसके अंदर से एलिमेंट्स को रिमूव करते जाएं, ठीक है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टैक के अंदर अभी एस डॉट साइज, ठीक है। और फिर हम लोग ये कहते हैं कि एलिमेंट्स रिमेनिंग। तो ये साइज का हमारे पास फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास ये फंक्शन हो सकता है कि हम लोग जिसके अंदर चेक करेंगे भी स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो लेट्स इंप्लीमेंट दोस फंक्शंस वन बाय वन। साइज के फंक्शन में क्या होगा, क्या रिटर्न करेगा ये? टीचर साइज, साइज स्मॉल में। अब आपको समझ आई कि पहले साइज जो वो कैपिटल क्यों लिया था, क्योंकि ये जो हमारे पास एक नंबर वेरिएबल है ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स के साथ होगा साइज। और इसका कोई पैरामीटर नहीं होगा। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग क्या करेंगे, क्या होगी बेटा इसकी इम्प्लीमेंटेशन? इस तरह अभी स्टैक के अंदर जो है वो 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो क्या रिटर्न होना चाहिए? टॉप प्लस 1। टॉप प्लस 1। देखो, अगर स्टैक के अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं तो टॉप मोस्ट एलिमेंट इंडेक्स 1 पे होगा। अगर स्टैक के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, जब 3 एलिमेंट्स थे 5 to 7, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है वो इंडेक्स 2 पे था। तो जो हमारे पास टॉप इंडेक्स है +1 उतने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो हम लोग सिंपल जो है वो क्या कर देंगे, रिटर्न टॉप +1, ठीक है। बस, और कुछ करना है इस फंक्शन में? नो सर। सर इसको कांस्टेंट कर लें। नहीं नहीं क्यों सर। नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बल्कि सर कर दे। सर वो चेंज नहीं तो कर रहा वैल्यू को टॉप की। टॉस कर लें या कोई लॉजिकल आर्गुमेंट है हमारे नहीं सर पास? वो सर मैंने समझा टॉप की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो मेंबर वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसको रिटर्न करवा रहा है, तो कांस्टेंट यूज कर लेंगे। अगर यहाँ पे टॉप प्लस प्लस होता तो ऑफ कोर्स फिर हम लोग उसको यस कॉन्स सर। नहीं कर सकते। अब हमें पता है साइज जो है वो सिर्फ हमें एक रीड ओनली फंक्शन है ना, कि जो भी स्टैक के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमें पता लग रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कॉन्स जो है वो अ, हम लोग इसको कर देंगे। अब इसके अंदर अगर आप गलती से टॉप प्लस प्लस करते हैं तो आपके पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। यू वुड नो, यस। इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो प्लस प्लस नहीं करना, चेंज नहीं करना साइज के अंदर। तो सिर्फ हम लोगों ने ये बताना है कि अभी स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो वी विल मेक इट द रीड ओनली फंक्शन। तो ये भी हमारे पास एक रीड ओनली फंक्शन हो जाएगा। फिर हम लोग एक कुछ इस तरह का कोड लिख सकते हैं कि जब तक हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम लोग जो है वो स्टैक से 1 बाय 1 एलिमेंट को डिस्प्ले करें और उसको रिमूव करें। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाता है, हम लोग एक लूप ले लेते हैं, वाइल नॉट एस डॉट एम्प्टी। कि जब तक हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू टॉप मोस्ट वैल्यू कैसे रीड करेंगे, कैसे डिस्प्ले करेंगे टॉप मोस्ट वैल्यू को? टॉप प्लस 1 नहीं, ये तो क्लाइंट कोड है ना। यहाँ पे तो हमारे पास टॉप साइज डाटा वो अवेलेबल नहीं है। साइज साइज सर। नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने देखो जिस तरह अभी 2 और 5 पढ़ा हुआ है ना, तो पहले हम लोग 2 गेट करेंगे, उसे फिर डिस्प्ले करेंगे, फिर नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर 5 गेट करेंगे, उसे डिस्प्ले करेंगे। डेटा का टॉप डेटा एस डॉट डेटा ना बेटे, डाटा तो प्राइवेट है ना। डाटा देखो प्राइवेट है। डाटा तो यहाँ पे सर। एक्सेस हो नहीं एस डॉट सकता। टॉप। एस डॉट टॉप, उसके अंदर टॉप का फंक्शन हमने खासतौर पे इसलिए इम्प्लीमेंट किया है ना कि स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है, टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है वो हम लोग गेट कर रहे हैं ना। एस डॉट टॉप जो है वो हम लोग जो है वो
गेट करेंगे, उसे हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। अब उसे हमने डिस्प्ले कर दिया तो अब हम लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो इसको रिमूव कैसे करेंगे? सर एस डॉट पॉप से। एस डॉट पॉप से वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस लूप के अंदर हम लोग क्या करें, जो भी स्टैक, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसे हम लोग डिस्प्ले करते हैं और उसे स्टैक से रिमूव कर देते हैं। अब अगर स्टैक एम्प्टी हो जाता है हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होता तो फिर नेक्स्ट इटरेशन के अंदर क्या करेंगे कि टॉप के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसे गेट करेंगे और उसको फिर स्टैक से रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो इसके ऊपर फिर अब हमारे पास जो है वो एम्प्टी का फंक्शन हो जाएगा, बुलियन इसकी रिटर्न टाइप कर लेते हैं। आपकी बुक के अंदर आई गेस इज एम्प्टी दिया हुआ है। हम लोग जो है वही एसटीएल की कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, तो एसटीएल के अंदर एम्प्टी का फंक्शन है ना, एक एम्प्टी का फंक्शन, एक साइज का फंक्शन है। साइज का फंक्शन बता देता है कि स्टैक में कितने एलिमेंट्स पड़े हुए स्टैक में, और एम्प्टी का फंक्शन बता देता है चेक्स वेदर द अंडरलाइंग कंटेनर या स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। तो कैसे पता चल सकता है कि स्टैक एम्प्टी है? सर अगर टॉप चेक कर लेंगे, अगर टॉप माइनस में होगा, लेस देन 0 होगा तो स्टैक एम्प्टी होगा। वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग ये कह देते हैं कि रिटर्न टॉप इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? देखो, जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी होगा तो टॉप के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा? -1 पड़ा होगा ना। भले वो जब हम लोगों ने स्टैक क्रिएट किया है एम्प्टी स्टैक है, तब अगर हम लोग देखें तब भी हमारे पास टॉप के अंदर -1 पड़ा हुआ है। या फिर हम लोग जब 3 वैल्यूज पुश करा देते हैं फिर एक वैल्यू को रिमूव करते हैं, टॉप में 1 आ जाता है, फिर दूसरी वैल्यू को रिमूव करते हैं, टॉप में 0 आ जाता है, फिर तीसरी वैल्यू को जब रिमूव करेंगे तो टॉप पॉप के अंदर देखो माइनस माइनस किया हुआ है, तो फिर हमारे पास टॉप के अंदर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सारी वैल्यूज को जब रिमूव कर देते हैं 1 बाय 1, तब भी हमारे पास टॉप के अंदर जो है वो -1 आ जाता है। तो ये हम लोग रिटर्न टॉप इज इक्वल टू -1, ये स्टेटमेंट शायद आपके लिए थोड़ा सा ये नया हो तरीका। अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रही है तो आप एक इस तरह कर लें, एक वेरिएबल ले लें, नहीं सर, सही है, करते हैं ठीक सर। है, इस तरह करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो है वो टॉप को चेक करते हैं -1 है या नहीं। अगर वो -1 है तो ये एक्सप्रेशन जो है वुड रिजल्ट इनटू ट्रू, और अगर वो -1 नहीं है तो दिस एक्सप्रेशन वुड रिजल्ट इनटू फॉल्स। व्हाटएवर दिस एक्सप्रेशन वुड रिजल्ट इनटू, either ट्रू और फॉल्स, वी वुड रिटर्न दैट वैल्यू। ठीक है, तो पहले ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट होगी, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। और इसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है एम्प्टी के फंक्शन में? सर इसको कांस्टेंट बना दें। पक्की बात है? यस सर। आप कहते हैं तो बना देते हैं। कांस्टेंट हम लोग इसके अंदर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टॉप की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रीड ऑनली फंक्शन बन जाएगा, एक्सीडेंटली हम लोग इसके अंदर किसी नंबर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर सकेंगे। ओके, these are more or less the important functions which can be used, which are used in stack। और कुछ बहुत से फंक्शंस हैं जो हम लोगों ने अभी नहीं किए। इसमें से सारे फंक्शंस हम लोग करेंगे भी नहीं, बिकॉज इट वुड लाइक टेक टू मच टाइम। एसटीएल जो है ना वो बड़ी एक फ्लेक्सिबल एक एक लाइब्रेरी है। इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन बहुत फ्लेक्सिबल होती है। अगर हम लोग इसके फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो हम लोग अपने कोर्स के कंटेंट्स को कवर नहीं कर सकते। बहरहाल इसके अंदर से जो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वो इक्वल टू ऑपरेटर की ओवरलोडिंग है, ये हमें कवर करना चाहिए। टॉप कर लिया, एम्प्टी कर लिया, साइज कर लिया, पुश कर दिया। इन प्लेस का हम लोग फिर कभी बात करेंगे, खासतौर पे जब लिस्ट पे जाएंगे। इन प्लेस का वैसे जब आप इंटीजर वैल्यूज इंसर्ट करें देन इट डजंट मेक मच डिफरेंस, डजंट मेक सेंस। इन प्लेस और पुश जो है वो एक जैसे फंक्शंस हैं, लेकिन इन प्लेस के अंदर ये होता है जब किसी स्ट्रक्चर को पुश कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जब आपने एक लेट्स से आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, एस के नाम से, उसके अंदर आपके पास जो है वो उसकी आईडी है, और उसका जो है वो हमारे पास या इस केस में हमारे पास उसकी जो है वो आईडी है वो हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, या हमारे पास कोई एक स्टूडेंट है, उसकी आईडी है, उसका नेम है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, या बुक है, बुक हमारे पास जो है वो टाइटल है, प्राइस है, बुक की आईडी है। तो हम लोग जब
स्ट्रक्चर को पुश कर रहे होते हैं तो हम लोग पुश कर सकते हैं ना, पुश डॉट एस डॉट पुश, लेट्स से स्टूडेंट है एस को हम लोग पुश करते हैं। एम्प्लेस का फंक्शन ये करता है कि बजाय ये कि आप इसके सारी की सारी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप पुश करो, आप स्ट्रक्चर के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो पुश कर दो। जिस तरह इसके अंदर आपके पास जो है वो 3 स्ट्रक्चर के आपके पास एलिमेंट्स हैं, आई डी और एस। आई डी है, डबल प्राइस है, और फिर आपके पास जो है वो उसका टाइटल है, लेट्स से स्ट्रिंग। तो बजाय ये कि आप उसको एक स्ट्रक्चर में डालो और उन स्ट्रक्चर को आप पुश करो, दैट इज वन ऑप्शन कि आप यहाँ पे स्टैक है आपके पास एडॉप्टर, आप एडॉप्टर डॉट पुश और आगे स्ट्रक्चर का वेरिएबल का नाम लिखते हैं एस। ठीक है कि आपने वो स्ट्रक्चर पुश कर दिया। आप क्या करते हैं कि उसके स्ट्रक्चर के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनको आप यहाँ पे लिख देते हो विदाउट क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर। तो दिस इज कॉल्ड इन प्लेस। ठीक है कि आप स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को ब्रेक करके आप इंसर्ट कर देते हो। तो वो इंटरनली क्या करेगा, इसको एक इन वैल्यूज के अगेंस्ट वो स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट बनाएगा और फिर उसको जो है वो स्टैक के अंदर पुश करेगा। ओके, फिर हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। 2 स्टैक्स को अगर कंपेयर करना है, हमारे पास इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। C++20 के अंदर आपके पास ये 3 वे और कंपैरिजन ऑपरेटर है। और फिर स्वैप का आपके पास एक फंक्शन है। तो इसके अंदर हम लोग सारे के सारे फंक्शंस पे नहीं जाएंगे, कुछ फंक्शंस को जो है वो हम लोग जो है वो कवर करेंगे। इक्वल टू हमारे पास रह गया है। इक्वल टू को हम लोग कैसे यूज करेंगे, जिस तरह हमारे पास कोई एक हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, स्टैक टी, और हम लोग कह देते हैं टी इज इक्वल टू एस। तो टी इज इक्वल टू एस करने से हमारे पास क्या होगा कि एस की जितनी भी एस के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास टी के अंदर आ जाएंगे। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसी को हम लोग जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्टैक टी, और इसको एस पास कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है बोथ ऑफ दीज आर लाइक सेम थिंग। तो इस तरीके से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ हो रहा होता है, और इसके अलावा एक और भी हमारे पास ऑपरेटर होता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग ओवरलोड कर रहे होते हैं। सॉरी, दीज आर नॉट सेम, नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर को बेसिकली ओवरलोड कर रहे होंगे, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रहे होंगे स्टैक, और उसके पैरामीटर में एक स्टैक ले रहे होंगे। ठीक है, वो यहाँ इस जगह पे वो वाला फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर वाला हमारे पास फंक्शन है, ओवरलोड फंक्शन है, वो हमारे पास यहाँ पे कॉल होगा। तो इसको हम लोग जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यहाँ तक भी क्वेश्चन आप लोगों का आज जो कवर किए, चले तो ये जल्दी से ये बताते हैं कि जो ADT को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उसके कोड को हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन सा कोड है, ये जो कोड लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ये कौन सा कोड है? सर इम्प्लीमेंटेशन कोड सर। इम्प्लीमेंटेशन कोड या ADT का हम लोग कोड कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ADT कोड है। और जहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज कर रहे होते हैं, तो ये वाला कोड कौन सा कोड है? ड्राइवर कोड सर। ड्राइवर कोड, या हम लोग इसको जो है वो क्लाइंट कोड जो है वो हम लोग कह देते हैं, क्लाइंट या फिर ड्राइवर कोड। ये टर्म्स आपने यूज की भी है पहले? नो सर। चलिए, ये नो सर। अपने जहन में आपने ये रख लिया। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, फिर टॉन वेटनेसडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।